हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइजर सुपरफास्ट रिवीजन में हम महिला सुरक्षा नीति और कानून पढ़ने वाले हैं। महिलाओं से संबंधित जितनी नीतियाँ बनी हैं, उनसे संबंधित जितने संवैधानिक कानून बने हैं, जितने भी सांविधिक कानून बने हैं, ये सारा जो मैं है अभी कराने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ से सीधे सीधे 2 से 3 प्रश्न आपके आने ही वाले हैं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, मतलब पहले ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष महिलाओं को समानता का अधिकार देता है? देखो, कानून के समक्ष जो समानता के अधिकार की हम बात करते हैं ना, तो 14 से 18 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो समानता के ही बारे में बताते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 14 होता है वो कानून के समक्ष समानता बताता है। अनुच्छेद 14 क्या बताता है? कानून के समक्ष समानता बताता है। मतलब ये बताता है कि कानून की नज़र में चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई भी जाति हो, सारे ही लोग समान हैं। कानून जो होगा, विधि जो होगी, कानून को हम विधि भी बोलते हैं, ठीक है? कानून भी जो होगा ना, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं, पुरुष है तो उसको ज़्यादा सजा, महिला है तो कम सजा, या महिला है तो ज़्यादा सजा, पुरुष है तो कम सजा, या महिला को ज़्यादा जुर्माना। ऐसा कानून नहीं कर सकता। कानून के लिए पुरुष और महिला बराबर है। तो महिलाओं को समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देगा? अनुच्छेद 14 देगा। बात करते हैं अपन अनुच्छेद 15 की। देखो, इसका आंसर तो हो गया 14। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, लिंग के अनुसार, किस या मूल वंश के स्थान पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी लोग समान हैं। चाहे कोई भी औरत किसी दूसरी जाति की हो, चाहे कोई एससी की हो, चाहे एसटी की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये 15 कहता है कि जाति धर्म के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है? अनुच्छेद 15(2) भी यही बोलता है, महिलाओं से के संबंधित अधिकारों के बारे में बोलता है कि महिलाओं को भी किसी भी जगह पर धार्मिक संस्थानों में जाने के लिए रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक अवसर में समानता। लोक अवसर में समानता मतलब नौकरी अगर कर रही है महिला, तो उस नौकरी पे ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ज़्यादा काम दिया जाए, पुरुषों को कम दिया जाए, या पुरुषों को ज़्यादा सैलरी दी जाए, महिलाओं को नहीं दी जाए। तो लोक अवसर मतलब सारे जगहों पर जितने भी जगह पे जॉब के अवसर रहेंगे, उसमें महिलाओं को भी पुरुष के बराबर प्राथमिकता दी जाएगी। ये नहीं बोला जाएगा कि महिला लड़की है तो उसको जॉब नहीं दी जाएगी, या उसको ये वाली जॉब नहीं है। ऐसा कहकर कोई भी किसी को जॉब के नहीं हटा सकता। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जितने भी लोक अवसर हैं, लोक अवसर में समानता। अनुच्छेद 16 लोक अवसर मतलब कहीं भी कोई भी सामाजिक संस्था है, वहाँ पे उसको महिला को एंट्री करने से नहीं रोक सकते कि इस बेस पर कि वो एक महिला है, ठीक है? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को कम करने से संबंधित है? कौन सा सतत लक्ष्य कहता है? सतत लक्ष्य जिसको हम SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनकी कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? UNDP ने इनकी कुल संख्या है 15। मतलब कुल सतत विकास लक्ष्य 17 है जिनको दिया गया है। इन लक्ष्यों को पूरा करके हमारा देश, हमारा विश्व जो है प्रगति कर सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पे पहले क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो पढ़ लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को कम करने, कौन सा सतत विकास लक्ष्य? तो देखो, सतत विकास लक्ष्य में जो तीसरा वाला सतत विकास लक्ष्य है वो क्या है? स्वास्थ्य के बारे में बताता है। तीसरा जो सतत विकास लक्ष्य है वो किसके बारे में? स्वास्थ्य के बारे में बताता है। मतलब SDG जो 3 है वो किसके बारे में बताता है? स्वास्थ्य के बारे में बताता है। अब 3 का जो 3.1 है वो ये बोलता है कि 2030 तक वैश्विक मृत्यु दर को 70 से कम करना है। 2030 तक वैश्विक मृत्यु दर को कितने से कम करना है? 70 से कम करना है। ये बताता है कौन सा सतत विकास लक्ष्य? 3.1 बताता है कि जो मातृ मृत्यु दर है उसको कितने से कम करना है? उसको 70 से कम करना है। कब तक करना है? 2030 तक करना है। इसके लक्ष्य ही 2030 तक के लिए बनाए गए हैं। 2015 में ये आया था और 2030 तक इसके लक्ष्य बनाए गए हैं। जो मातृ मृत्यु दर है वो निकाली जाती है प्रति 1 लाख जनसंख्या पर। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मातृ मृत्यु दर निकाली जाती है। SDG में मातृ मृत्यु दर के अलावा नवजात और बाल मृत्यु दर को कम करने के भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा कल्याण से जुड़ा हुआ है ये SDG 3,
ठीक है। इसके लिए अनेक जो रेफरल इकाइयों का भी निर्माण करने की बात की गई है, स्वस्थ जीवन की गारंटी देने की भी बात की गई है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये सतत विकास लक्ष्य 3.3 क्या कहता है, तो सतत विकास लक्ष्य जो 3.1 कहता है वो क्या कहता है, मातृ मृत्यु दर को कम करना। कितने से कम करना कहता है, 70 से कम करना। कब तक लक्ष्य रखा है, 2030 तक लक्ष्य रखा है, ठीक है। और इसके लिए अलग अलग स्वास्थ्य कल्याण वाली योजनाएं भी चलाई जाती है। कब से आया है सतत विकास लक्ष्य, ये तब कब से आए, 2015 से आए। कब तक के लिए बनाए, 15 सालों के लिए बनाए गए हैं, 2030 तक के लिए बनाए गए हैं। 2030 तक सभी लोगों और दुनिया के लिए बेहतर और अच्छा भविष्य प्राप्त करने की मूल्य योजना। सतत विकास लक्ष्य का ही मतलब होता है वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करना सतत विकास लक्ष्य का मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा 3.1। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य महिला की यौन प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है। देखो 4.1 तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि चौथा लक्ष्य जो होता है वो तो शिक्षा से संबंधित होता है। तो एसडीजी 1 होता है वो गरीबी का होता है। दूसरा होता है भूखमरी होता है। और एसडीजी जो 3 होता है वो स्वास्थ्य होता है। चौथा होता है शिक्षा। और जो 5वां होता है वो लैंगिक असमानता होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से सतत विकास लक्ष्य में बताया गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य महिला और यौन प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है। तो स्वास्थ्य जहाँ पे आ रहा है मतलब 3 से ही स्टार्ट होगा। तो 3.7 और एक और है 5.6, क्योंकि ये लैंगिक असमानता को बताता है, 5वां जो लक्ष्य होता है। तो उसका जो 6वां भाग होता है वो भी प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है। सारी ही महिलाओं को प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी मतलब चीज़ें उपलब्ध कराना। क्यों उपलब्ध कराना, ताकि महिला का स्वास्थ्य जो हो वो अच्छा हो सके। महिलाओं को जो स्वास्थ्य संबंधी जो विकृतियां हैं जिसके कारण महिला को जो बालिकाएं होती हैं वो लड़कियां जो है बच्चों को पैदा करके ही मतलब उनकी मृत्यु हो जाती, तो उस सबको सुधारने के लिए यौन प्रजनन आया था, यौन प्रजनन स्वास्थ्य। और ये किस लक्ष्य का है, 3.7 और 5.6 दोनों ही याद रखना। 3.7 और 5.6 ये दोनों ही लक्ष्य जो होते हैं वो किसके लिए बताते हैं, प्रजनन यौन स्वास्थ्य से बताते हैं। क्यों बताएगा यौन स्वास्थ्य से, क्योंकि 5वां वाला क्यों बताएगा, क्योंकि 5वें में लैंगिक असमानता की बात की गई है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाए गए थे। इसका आधिकारिक शब्द है कोई गरीबी नहीं। इसका आधिकारिक शब्द क्या होगा, कोई गरीबी नहीं। 2030 तक इसमें गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, 2030 तक, ठीक है। और गरीबी किस में बताया गया है, एसडीजी 1 में गरीबी बताया। आपके लिए जो मेन है ना, शुरू के 5 ही आपके लिए मेन है सुपरवाइजर के लिए, क्योंकि ये शुरू के 5 ही इस तरह से पूरे वैश्विक चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। बाकी जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो आपके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सतत विकास लक्ष्य है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला गरीबी आ जाता है, दूसरा भुखमरी आ जाता है, तीसरा स्वास्थ्य आ जाता है, चौथा लैंगिक असमानता आ जाता है, चौथा शिक्षा आ जाता है, 5वां लैंगिक असमानता आ जाता है, 6वां स्वच्छता आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो जलवायु वगैरह ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी नहीं है। 6वां जरूर याद रखना, 6वां स्वच्छता हो जाता है। कुपोषण वाला अगर आ जाएगा ना, कुपोषण को किससे संबंधित है, स्वास्थ्य, वो उसमें भी ये स्वास्थ्य ही आ जाएगा। रोगों वाला आ जाएगा तो रोगों में 6वां लक्ष्य आ जाएगा। रोगों में कौन सा आ जाएगा, 6वां लक्ष्य आ जाएगा, क्योंकि रोग जो होते हैं वो एसडीजी 6 से संबंधित होते हैं। जो स्वच्छता होता है वो 6 से संबंधित होता है। कौन सा, स्वच्छता। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि स्वच्छता 6 से संबंधित है। तो रोग जो होते हैं वो स्वच्छता पे ही पनपते हैं, मतलब गंदगी से ही पनपते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, इसमें सतत विकास लक्ष्य के जितने भी आपके वाले क्वेश्चन होंगे ना, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, उसमें वो हम सारे कर लेंगे, ठीक है। ये जैसे महिलाओं से संबंधित था, उसमें वो जितना भी और भी रहेगा ना वो हम सारा पढ़ लेंगे, सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था।
31 जनवरी 1993, 31 फरवरी 1992, 31 जनवरी 1992। तो इसका आंसर होगा 31 जनवरी 1992, इसका आंसर होगा। पहला आयोग 31 जनवरी 1992 में किया गया था और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी। पहली अध्यक्ष कौन थी इसकी? जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। और वर्तमान की जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान की कौन है? विजया रहाटकर। वर्तमान कौन है? वर्तमान है विजया रहाटकर। वर्तमान में विजया रहाटकर हैं। और पहली कौन सी थी? पहली जयंती पटनायक थी। ठीक है। और इसके अलावा दूसरा आयोग 1995 में गठित हुआ। हर 3 साल में गठित होता है। इसका कार्यकाल 3 साल का होता है। पहला 1993 हुआ, 93, 94 और 95। इस तरह से 1995 में दूसरा हुआ था और दूसरे में मोहिनी गिरी थी। तीसरे आयोग का गठन 1999 में किया गया था। वर्तमान में जो है, जो विजया रहाटकर बनी है, ये 9वें नंबर की बनी है। अगर हम क्रमांक के तौर पर देखें, मतलब नवा महिला आयोग गठन हुआ है। बाकी अगर हम नंबरिंग में देखें तो मतलब व्यक्तिगत अगर तौर पे देखें तो व्यक्तिगत तौर पे ये 10वें नंबर की हैं। और अगर आयोग मतलब अगर एक मतलब व्यक्तिगत तौर पे नहीं देखें, नंबरिंग में देखें, क्योंकि एक महिला 2 बार बन चुकी हैं तो इसलिए ये 9वें नंबर की रहेंगी। ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर व्यक्तिगत तौर पर इनका कौन सा है तो 10वें नंबर पर है। और महिला आयोग की कौन सी सदस्य हैं ये आएगा तो ये 9वें नंबर पे आएंगी। तो विजया रहाटकर वर्तमान में है। और कब इसका गठन हुआ था? 31 जनवरी 1992 में हुआ था। महिला आयोग अधिनियम 1990 महिला आयोग अधिनियम 1990 जो आया था उसके अंतर्गत इसका गठन हुआ था। महिला आयोग अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत इसका गठन हुआ था। याद रखिएगा किसके तहत हुआ था? महिला आयोग अधिनियम के तहत हुआ था। याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं महिला आयोग अधिनियम कब आया था? तो महिला आयोग अधिनियम आया था 1990 में। उसी अधिनियम में ही इस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है। यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। इस प्रकार से टोटल इसमें 7 सदस्य होते हैं। कार्यकाल इसका 3 साल होता है और इसको दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगला है मध्य प्रदेश जो महिला आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश भारत राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय का कहाँ पे है? दिल्ली में है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। मध्य प्रदेश का महिला आयोग जो अधिनियम आया था वो अधिनियम 1995 में आया था और गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। ये आयोग है। ठीक है, ये आयोग है, ये 1998 में बना था। इसके अलावा महिला बाल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश में कब बना था? महिला विकास संचालनालय मध्य प्रदेश में 1988 में बना था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश जो राज्य महिला आयोग है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग गठन कब हुआ था? अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग गठन 1998 में हुआ था। लेकिन किस डेट को हुआ था? डेट भी पता होना चाहिए क्योंकि आप मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो। तो 23 मार्च 1998 को गठन हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह कब से मनाया जा रहा है? देखो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है। 13 फरवरी को क्या है? सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है। इनका 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था और ये बहुत प्रसिद्ध कवित्री थी, राजनेता थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये प्रथम अध्यक्ष भी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी? ये प्रथम अध्यक्ष भी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और ये 1977 से मनाया जा रहा है। 1977 से संयुक्त राष्ट्र ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी थी और 1978 में इसको पहली बार मनाया गया था। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 13 फरवरी को मनाया जा रहा है वो कब से मनाना स्टार्ट किया है? 2014 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2014 से राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जा रहा है। ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि 2024 के लिए जो राष्ट्रीय महिला दिवस था उसकी थीम क्या थी? तो समानता, विविधता और समावेशन की वकालत करने वाली महिलाओं का जश्न मनाना इसका उद्देश्य था। ठीक है।
तो याद रखना, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। सरोजिनी नायडू को कोकिला भी कहा जाता है भारत की, और ये पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? ये 1977 से मनाया जा रहा है। अगला है महिलाओं को भी पुरुष के समान वेतन दिया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? मतलब समान नागरिक संहिता की बात की गई है। समान नागरिक संहिता की बात की गई है। किस में की गई है? किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की बात की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 कहता है कि कोई भी महिला को ऐसा नहीं किया जाएगा कि महिला को अलग वेतन, पुरुष की महिला है इसको ज़्यादा वेतन नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। महिला को भी पुरुष के समान ही वेतन दिया जाएगा। ये कुछ किस अनुच्छेद में बोला है? ये अनुच्छेद 39 में बोला है कि महिलाओं को भी पुरुष के समान वेतन दिया जाएगा। किस में बोला है? अनुच्छेद 39 में बोला है। अनुच्छेद 39 बोलता है कि महिलाओं को भी पुरुष के समान वेतन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य बच्चों, महिलाओं, वंचित वर्गों के पोषाहार को बढ़ाने हेतु नियम बनाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये नीति निर्देशक तत्व होते हैं। नीति निर्देशक तत्व में ये सारी बातें कही गई हैं कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य वैसा करेगा, इस तरह से बात की गई हैं। अनुच्छेद 32 के बाद जो अनुच्छेद होते हैं ये सारे नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, अनुच्छेद 50 तक। तो जो अनुच्छेद 47 है, 47 बोलता है पोषण प्रबंध के बारे में। कौन सा बोलता है? पोषण प्रबंध के। अगर आपसे ये भी पूछें कि कुपोषण के लिए राज्य हर संभव प्रयास करना चाहिए, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में बोला है? तो ऐसा संविधान के अनुच्छेद 47 में बोला है। 47 अनुच्छेद बोलता है कि जो राज्य सरकार होती हैं अलग अलग जगह की, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय होता है, तो राज्य सरकार जो होती हैं वो क्या करेंगी कि सारे जितना भी उनका राज्य में जितने भी लोग आएंगे वहाँ पर उनको पोषाहार उपलब्ध कराएंगी, ताकि कोई भी कुपोषित ना रह सके, कुपोषण के कारण कोई भी व्यक्ति वंचित ना रह सके। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। तो ये राज्य सरकार के दायित्व में आता है। ये प्रत्येक महिला को ये समझना प्रत्येक राज्य सरकार को ये समझना चाहिए। तो राज्य बच्चों, महिलाओं, वंचित वर्गों के पोषाहार के लिए व्यवस्था कराएगा। ये किस अनुच्छेद में बोला है? 47। आपसे पूछे कि पोषण आहार प्रबंध का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पोषण आहार प्रबंध का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 47 में है। किसमें है? 47। 47 से याद रखो सैताना। 47 से याद क्या रखो? सैताना। जब हम पोषण बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ना तो हमारा पेट हमें सताता है, बहुत हमें सताता है, तो इससे याद रख सकते हो आप अनुच्छेद 47। देखिए, ये मैं आपको हमारे हम जीतेंगे बैच में लेके आई हूँ, जो आपको हमारा बैच लेने पर मिलता है। बैच यहाँ पर आपको सारे वीडियोस, सारी पीडीएफ, सारे लेक्चर, सारे ट्रिक वीडियोस सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इस बैच में आपको टेस्ट भी मिलेंगे, इस बैच में आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये फाइल पे अगर आप जाते हैं तो ये फाइल पे आपको सारी ही फाइल मिल जाएंगी। जितने टॉपिक करवा चुकी हूँ सारे मिल जाएंगे। ये सारे रोगों की ऊष्मायन अवधि है। ऊष्मायन अवधि आपको याद नहीं करना, ये हमने ट्रिक दी है ना। और ऐसा नहीं कि 5-7 रोगों की ऊष्मायन अवधि करा दी, करीब 30+ जितने भी रोग आपके सिलेबस में हो, सिलेबस में नहीं है, सारे रोगों की ऊष्मायन अवधि हमने कराई है। ठीक है। इसके अलावा संप्रेषण और संचार प्रबंधन के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आईसीएमआर की पूरी रिपोर्ट ट्रिक द्वारा मिल जाएगी। देखिए, ये मैंने कल प्रोटीन की आईसीएमआर ट्रिक करवाई है ना। ऐसे हर तत्व की जो आईसीएमआर की ट्रिक आपको मिल जाएगी। आयरन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वजन हो, सारी चीज़ें, चाहे मैग्नीशियम हो, सब सारे अवस्था में। ज़रूरी नहीं है कि केवल गर्भवती और धात्री करना है। 0 से 6 वर्ष के को कितना चाहिए, 6 से 12 के को कितना चाहिए है, एक बच्चे को कितना चाहिए, एक किशोर को कितना चाहिए, सामान्य पुरुष सामान्य महिला को कितना चाहिए, सारा मैंने यहाँ पे ट्रिक द्वारा करवाया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्वास्थ्य योजना की, तो करीब स्वास्थ्य योजना आपके सिलेबस में 3 जगहों पे लिखा हुआ है। आईसीडीएस और एनआरएचएम की योजनाएं, वो भी स्वास्थ्य के अंतर्गत आएंगी। योजना वाले पार्ट में भी योजना लिखा हुआ है। स्वास्थ्य के कल्याण वाले जो कार्यक्रम है, नियंत्रण कार्यक्रम है, उसमें भी स्वास्थ्य आ जाएगा। तो स्वास्थ्य जो है 20 नंबर के क्वेश्चन स्वास्थ्य से बनने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो है यहीं से बनने वाला है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ये मैंने एंजाइम करवाया है, इसमें शरीर में कौन से एंजाइम कहाँ पाए जाते
जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, और ये एंजाइम क्या काम करते हैं, ये सारा दिया है। गर्भवती महिला की पूरी डाइट दी है ICMR 2024 के अनुसार। इस प्रकार से सारे टॉपिक, सारी ट्रिक्स, सारे अधिनियम, ये पूरे इंटरनेट के फुल फॉर्म है। सारी चीज़ें जितने भी टॉपिक रहते हैं, ये ऊष्मायन अवधि की ट्रिक है पूरी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये संचार को ट्रिक द्वारा करवाया गया है ना। इसके प्रकार, इसके अलावा यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए आप जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं वो देख लीजिए कैसे जाते हैं। ये वाला जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, इस ब्लू वाले पे हम इस तरह क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ नीचे आएंगे तो ये तो पूरी फाइल है, ये येलो पीली रंग बिरंगी दिख रही हैं, ये पूरी वीडियो लेक्चर्स हैं। इसके अलावा फाइल में जाओगे तो फाइल में आपको टॉपिक वाइज आप ये जो सर्च का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर ये सर्च का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आप सर्च करके कोई भी जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, मानव पाचन तंत्र पढ़ना चाहते हैं, ग्रंथि पढ़ना चाहते हैं, कुपोषण पढ़ना चाहते हैं, कोई भी अधिनियम पढ़ना चाहते हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट पढ़ना चाहते हैं, या स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम पढ़ना चाहते हैं, या मातृत्व लाभ अधिनियम पढ़ना चाहते हैं, या प्रोटीन पढ़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य रोगों के संस्थान करने चाहते हैं, विटामिन DEC ICMR रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं, ये सारे ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें लगभग आपको 378 PDF मिलेंगी, तो बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे टॉपिक वाइज, और ऑडियो लेक्चर्स भी आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रिक से वीडियो पढ़ना चाहते हैं या MCQ PDF चाहते हैं, टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की आपको MCQ लेना है, अभी बचे हुए 28 दिन में भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच लेके कर सकते हैं। वर्तमान में भी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है 26% का, तो 590 में हमारा जो 799 वाला कोर्स है वो केवल 590 में मिल रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं। ये ऑफर कभी भी बंद किया जा सकता है, तो आप अभी जिसको भी लेना हो ये 590 में ले सकते हैं। 590 में आपको टेस्ट देने मिल रहा है, रोज टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट से आपको खुद ही इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है ना। अगर आप पढ़ो भी नहीं, केवल टेस्ट ही दोगे ना, रोज टेस्ट दे दोगे, तो जो क्वेश्चन गलत होगा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। तो आपको रोज 590 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, टॉपिक वाइज जिसमें टेस्ट भी हो रहे हैं, आपको ट्रिक भी मिल रहा है, आपको वीडियो भी मिल रहा है, आपको MCQ भी मिल रहा है। ये सारी चीज़ आपको मिल रही है एक ही जगह पे सारी थ्योरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है एक जगह पर, और टॉपिक वाइज MCQ भी दिए जा रहे हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को सहायता के लिए राज्य सरकार है ना प्रबंध करवाएगी, जैसे कि ये जो एम्बुलेंस वगैरह, निःशुल्क एम्बुलेंस वगैरह व्यवस्था की जाती है ना, तो ये राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है ना। तो गर्भवती महिला को सहायता के लिए उपबंध किया जाएगा, प्रसूति सहायता दिया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 42 में वर्णित है। किस में है? अनुच्छेद 42 में वर्णित है। गर्भवती महिला की सहायता के लिए उपबंध और प्रसूति सहायता उपबंध। ठीक है, तो ये किस में वर्णन है? ये संविधान के अनुच्छेद 42 में वर्णन है, याद रखिएगा। प्रसूति सहायता उपबंध के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो प्रसूति सहायता उपबंध के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 42 में है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता उपबंध के बारे में बताया गया है कि अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको सहायता प्रदान की जाएगी। किसकी तरफ से सहायता प्रदान की जाएगी? राज्य सरकार उसको सहायता प्रदान करेगी। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 जो होता है वो पंचायतों को आरक्षण की बात करता है, पंचायत को आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 243 का जो डी भाग है, पूरा अनुच्छेद 243 जो है नगर पालिका अनुच्छेद और पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद बताता है। उसमें 243 का जो डी अनुच्छेद है वो महिलाओं को आरक्षण की बात करता है। डी का मतलब क्या होता है? दबे हुए। डी का मतलब क्या होता है? दबे हुए जो लोग होते हैं, दबे हुए जो व्यक्ति होते हैं, उनको बाहर निकालना, उनको आगे लेके आना। ठीक है, जैसे कि वंचित वर्ग हुए, महिलाएं हुई, SC ST को आरक्षण हुआ, OBC को आरक्षण हुआ, महिलाओं को आरक्षण हुआ। ये सारे आरक्षण की बात किस में करता है? 243 डी में कहता है। डी से याद क्या रख सकते हो? दबे हुए। डी से याद क्या रख सकते हो? दबे हुए। तो जहाँ पर आरक्षण की बात आए वहाँ डी आपका आंसर, डी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 243 डी वाला आंसर ना। तो महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कहता है। इसके अलावा इसमें SC ST को भी आरक्षण की बात कहते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 में महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है। किसमें?
73वें संविधान संशोधन 1992 में दिया है। कुछ राज्यों ने तो महिलाओं के लिए आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश का एक पंचायती एवं स्वराज अधिनियम आया था 2007 में, उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 का जो तीसरा भाग है वो भी राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ऐसी प्रथाओं को त्याग करने को बोलता है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होती हैं, जो स्त्रियों के सम्मान का मतलब विरुद्ध करती हैं, जैसे कि सती प्रथा, मतलब सती हो जाओ, है ना, और महिलाओं को बोलने का हक नहीं है, भैया महिलाओं को ऐसा करने का हक नहीं है, महिलाओं को पर्दा में रहना चाहिए। जो ऐसी प्रथाएं होती हैं उनको रोकने के बारे में कौन सा अनुच्छेद बोलता है? उनको रोकने के बारे में बोलता है 51 A बोलता है, या 51 AD जो होता है, 51 का जो पहले भाग का जो डी वाला भाग होता है वो ये बोलता है कि ऐसा अनुच्छेद कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करने को बोलता है जो स्त्रियों के सम्मान के लिए बुरी होती, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होती हैं। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 51 बोलता है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान पर ठेस पहुंचाती हैं, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होती हैं। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 51 AD बोलता है। अगला है, राष्ट्रीय महिला कोष का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला कोष का गठन हुआ था 1993 में। इसको हम RM के भी बोलते हैं। अब आप लोगों के लिए यहाँ से क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय महिला कोष का गठन हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? राष्ट्रीय महिला कोष का जो गठन हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये सारे लोग आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला कोष का जो गठन हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, आपको मुझे बताना है। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय महिलाओं के लिए एक फंड बनाया गया जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की गई, इसलिए राष्ट्रीय महिला कोष का गठन हुआ। एक और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, राष्ट्रीय महिला कोष कितने रुपए से गठित हुआ? क्या है? तो देखो, सबसे पहले ये माइक्रो फाइनेंस संगठन होता है, महिला बाल विकास के मंत्रालय के तत्वाधान में इसकी स्थापना हुई गई है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और ये किस पंचवर्षीय योजना में आया, ये आप मुझे बताएंगे कि ये किस पंचवर्षीय योजना में आया। और आपसे पूछें कि राष्ट्रीय महिला कोष जो बनाया गया है कितने रुपए की निधि से बनाया गया है, कितने रुपए से बनाया गया है। तो जो भी भारत का समेकित कोष होता है, भारत अपने जो भी अधिकार क्षेत्र में जो भी पैसा रहता है वो दूसरे उद्योगों के साथ, मध्यम उद्योगों के साथ मिलकर एक कोष तैयार करती। अधिकतम जो रुपए होता है महिला कोष के लिए या मतलब दिया जाता है, जो अधिकतम 10 लाख का कोष महिलाओं को दिया जा सकता है उनके बिजनेस के लिए, उनको आगे छोटे छोटे बचत करने के लिए, छोटे छोटे समूह बनाने के लिए। तो 10 लाख रुपए तक इस कोष से प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसकी आरंभिक जो सीमा थी वो करीब 31 करोड़ रुपए थी। 31 करोड़ रुपए से ये गठित हुआ था। जब ये गठन हुआ था 1993 में, तब कितने करोड़ से गठित हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला कोष की जो पहली जो सीमा थी, जब ये गठित हुआ था तो 31 करोड़ की सीमा से गठित हुआ था। कितना? 31 करोड़ की सीमा से गठित ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास पखवाड़ा आयोजित हुआ था, पोषण पखवाड़ा 2023 में। इसका केंद्रीय विषय क्या था? बाजार की आयात को बढ़ाना बिल्कुल नहीं होगा, पर्यावरणीय स्थिरता बढ़ाना नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण या पोषण सुरक्षा के लिए बाजरे आधारित खाद्य पदार्थ। तो इसका जो देखो, पोषण की बात की गई है तो पोषण के लिए बाजरे का आयात बढ़ाने की बात की गई है। कौन समझ पाएगा कि ये होगा? ताकि बाजरा से पोषण मिल सके, बाजरे का आयात बढ़ाना, बाजरे का आयात बना मतलब बाजरे की खरीद करना। ठीक है, जिससे ज़्यादा बाजरा हमारे यहाँ आए और महिलाएं अच्छी पोषक युक्त हो सकें। पोषण पखवाड़ा जो होता है मार्च में मनाया जाता है। पोषण पखवाड़ा कब होता है? मार्च में पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। और पोषण माह जो मनाया जाता है वो सितंबर में मनाया जाता है। पोषण पखवाड़ा मार्च में मनाया जाता है और पोषण जो माह मनाया जाता है वो सितंबर में मनाया जाता है। अगला है, महिलाओं के लिए जो वन स्टॉप सेंटर किसके द्वारा वित्त पोषित है? फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत स्मार्टली तैयारी करनी है।
एक टॉपिक के पीछे नहीं भागना है, हर टॉपिक जो स्पेशल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर विशेष फोकस देना है। बहुत सारे लोग बाल विकास में वर्ग 3 वर्ग 2 का पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मत पढ़ो। प्रबंधन में प्रबंधन को इतना तवज्जो मत दो, प्रबंधन के 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने कहीं भी नहीं पढ़े होंगे। पूरे भारत में कोई नहीं पढ़ा सकता 10 क्वेश्चन, वो इतने ईजी लेवल के दे देंगे, ठीक है। और 10 नंबर की पंचवर्षीय योजना आएंगी और 10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे पैसेज के, जो पैसेज आता है। तो 45 में से ये 30 तो ऐसे ही चले गए। अब जो बचा 15 नंबर का पेपर, 15 नंबर में नेतृत्व, संप्रेषण, सामुदायिक संगठन, गतिशीलता, समाजशास्त्र, एसडीजी, इनको जनसंख्या, इनको थोड़ा का बेसिक लेवल पढ़ लो, बस बेसिक लेवल से ही, बेसिक को ही बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आप ये 45 के 45 मार्क्स से लेके आ पाओगे। इसके अलावा जो स्वास्थ्य वाला टॉपिक है, टीकाकरण वाला टॉपिक है, कुपोषण वाला टॉपिक है, बाल विकास वाला, बाल विकास में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आपको मेन टारगेट करना है। बाल देखरेख जितने संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जितने, इसके अलावा एड्स है, इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस देना है। इसके अलावा योजना, अधिनियम, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको फोकस करना है। आप इन्हीं को केवल अगर आपने हमारा बैच लिया है और आप वही लोग वीडियो देख रहे हैं तो केवल 500 विशेष आवश्यकता का तो जो मैंने दिया है बस वही पढ़ना है। स्कूल पूर्व देखभाल टॉपिक के लिए मैंने 1040 MCQ दिए हैं, वही पढ़ना है। इसके अलावा जो अधिनियम है, अधिनियम के मैं आपको 2000 MCQ देने वाली हूँ, बस वही पढ़ना। इसके अलावा आप ट्रिक द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो हमारे टेलीग्राम पर डली हुई, हमारे टेलीग्राम पे सारे टॉपिक आपको एक साथ मिल जाएंगे। जो आपको पढ़ना हो आप सर्च करके पढ़ सकते हो, सारे MCQ मिल जाएंगे, सारे टॉपिक की सारी थ्योरी मिल जाएंगी। और जो सबसे पहली बात, याद करने में समय जाता है, एकदम से देख के एकदम घबरा जाओगे आप, तो पहले एक साथ मत करो। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे हमारा उस दिन का टारगेट रहा होगा कि जैसे कि आज का हमारा टारगेट है, आज हमारे जो स्टूडेंट ने याद किया, इंटरनेट के फुल फॉर्म याद किए हैं, एंजाइम याद किया है, ICMR में प्रोटीन याद किया है और स्वास्थ्य की योजनाएं याद की हैं, ये टॉपिक है। इन सारे टॉपिक का आज टेस्ट है, तो जो टॉपिक हम जो उस दिन चला रहे हैं आपको वही पढ़ना है। हम धीरे धीरे पूरे 28 दिन में आपका रिवीजन करवा देंगे, सारे टॉपिक क्लियर करवा देंगे, एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपने नहीं किया हो। हम सारे ही टॉपिक की प्रैक्टिस करवा देंगे, मतलब 28 दिन में आपका 28 दिन ये आपके लिए निर्णायक 28 दिन है और हम इन 28 दिन में आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। अगर आप भी हमारा साथ देंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं वही आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे, आप वो जो हम दे रहे हैं आप उसको तैयारी करके टेस्ट देंगे तो 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। बट बहुत स्मार्टली स्टडी करना, इधर उधर की बातों में ना कि आप खुद का दिमाग यूज़, ना मेरी बातों में भी मत आओ, मैं नहीं बोल रही हूँ, अपने खुद का दिमाग यूज़ करो कि कहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं, क्या हमें करना है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए जो वन स्टॉप सेंटर योजना है वो किसके द्वारा वित्त पोषित है, कौन इसको चला रहा है? निर्भया फंड के द्वारा वित्त पोषित है। 2012 में इसकी स्थापना हुई और 2013 से ये काम करना इसने स्टार्ट कर दिया है। इसी के द्वारा वन स्टॉप सेंटर को पैसा मिलता है। वन स्टॉप सेंटर जो योजना है वो 2015 से कार्यरत है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को एक ही जगह पर वो करना है। वन स्टॉप मतलब एक ही जगह पर कंट्रोल करना, नियमित करना है, एक ही जगह से चलाना है। कहीं पर भी भारत में अगर महिला के खिलाफ हिंसा हो रही हो, महिला के खिलाफ कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो रही हो, तो एक ही जगह पर आकर उस मुद्दे को सुलझाना है और उस मुद्दे को सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो ये कब आरंभ हुई है? ये 2015 में आरंभ हुई थी। किसके तहत हुई थी? निर्भया फंड के उस तहत इसको पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको हम NGPCR बोलते हैं, ने कोविड-19 से अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले संकटग्रस्त बच्चों को कितनी धनराशि की वित्तीय देने के लिए एक पायलट योजना स्टार्ट की है? तो कोविड-19 ने जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है उनको 2000 रुपये की पायलट स्तर पर सहायता प्रदान करने की सलाह दी है। बाल अधिकार संरक्षण के आयोग के बारे में बात करें तो बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी 2007 में। कब हुई थी? 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितने सदस्य होते हैं?
एक अध्यक्ष होता है प्लस 6 सदस्य होते हैं। तो टोटल इसमें कितने सदस्य हो जाते हैं? 7। एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य मिला के इसमें 7 सदस्य हो जाते हैं। इसमें ये नियम है कि ये पूरी जो संरचना है इसमें कम से कम 2 महिला सदस्य होना ही चाहिए। इनकी सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार करती है और 3 सदस्यीय चयन समिति होती है, उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2007 में हुई थी। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया था? बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग अधिनियम आया था वो आया था 2005 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो विदिशा है, रायसेन है और सीहोर है, वहाँ पर पायलट आधार पर समर्पण फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। कौन सा? समर्पण फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। कहाँ पर? विदिशा, रायसेन और सीहोर जिले में। कहाँ किया गया है? विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों में समर्पण फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम भी आरंभ किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। समर्पण फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम किस जगहों पर आरंभ किया है? रायसेन, विदिशा और सीहोर जिले में आरंभ किया गया है। बच्चों के लिए ये कार्यक्रम आरंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दहेज निषेध अधिनियम कब शुरू किया गया? 1961। 20 मई 1961 को ये अधिनियमित किया गया था। 20 मई 1961 को ये अधिनियमित हुआ था और 1 जुलाई 1961 को ये लागू हो गया था। 1 जुलाई 1961 को लागू। दहेज लाई बहू, दहेज लाई, लाई से याद रखना जुलाई। तो 1 जुलाई 1961 को ये लागू हो गया था। इसमें दहेज लेने और देने को अपराध बताया, चाहे दहेज लो चाहे दहेज दो, दोनों को ही अपराध माना गया है। भारत में जातीय धर्म के बावजूद ये सारे ही धर्मों पर लागू होता है। सारे ही धर्म में बोला गया है कि दहेज जो है मतलब विशेषकर ये हिंदू, बौद्ध, जैन पर होता है। मतलब मुस्लिम धर्म पर ये लागू नहीं होता। उनका एक अलग वक्फ बोर्ड होता है, उनका एक अलग ही नियम होता है। ये केवल हिंदुओं के लिए होता है। इसमें क्या होता है, ये भारत के सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको 5 साल की सज़ा दी जाती है। कितने की? उसको 5 साल की सज़ा दी जाती है और 15,000 रुपये का उस पर जुर्माना लगता है। ठीक है। यदि इनके कानून की कोई उल्लंघन करता है, इसके कानून का कोई उल्लंघन करता है तो जो ये सज़ा देते हैं वो उसका कोई उल्लंघन करता है तो उनको यही सज़ा दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई दहेज लेगा, दहेज देगा या दहेज के लिए उकसाएगा, वो सारे ही लोग 5 साल तक की जेल और जुर्माना से पीड़ित हो सकेंगे। दहेज लेने के लिए उत्पीड़न करने पर भी 3 साल का जेल और जुर्माना हो सकता है। ठीक है। अगर दहेज के लिए उत्पीड़ित भी करोगे ना तो भी ये तो भी ये जो दहेज लेने के बराबर ही माना जाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1961 में आए। देखो फ्रेंड्स, क्या एक मुझे आंसर दीजिएगा सारे लोग जो कि आप क्या चाहते हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँ जिसमें जितने भी अधिनियम सिलेबस में दिए गए हैं, जितने भी अधिनियम सिलेबस में दिए गए हैं उनकी डेट आपको ट्रिक द्वारा याद करवाऊँ, उनकी डेट आपको ट्रिक द्वारा याद करवाऊँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई अधिनियम लाऊँ? अगर 15 लोगों का कमेंट ऐसा आ जाएगा कि हाँ आप अधिनियम को डेट द्वारा, जो अधिनियम की डेट है वो तो याद होना ही चाहिए कि किस डेट पर आए, जैसे कि जुलाई 1961 में आया है। तो अगर चाहते हैं तो सारे लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। बाकी हमारा जो ग्रुप है वहाँ पर सारे अधिनियम की डेट, सारे अधिनियम के फैक्ट, सारी ट्रिक्स, सारी धाराओं में क्या बोला गया है, सारी धाराएं, सारा कुछ मैंने ट्रिक द्वारा याद कराया गया है। दहेज निषेध अधिनियम ये भी बोलता है कि अगर किसी महिला को दहेज शादी से पहले दिया है तो उसे कितने समय बाद लौटाना पड़ेगा। दहेज की ली गई रकम को कम से कम 2 महीने के अंतर्गत उसको लौटाना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा दहेज की जो आईपीसी की धारा में भी दहेज के बारे में बात की गई है। आईपी की धारा जो 406 है उसके तहत कोर्ट में केस मतलब जारी किया जा सकता है। जब दहेज निषेध अधिनियम नहीं आया था तो आईपीसी की धारा के तहत जो है मतलब क्या कर दो आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा जारी होता था और अब जो होता है वो इस अधिनियम के तहत होता है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, 2 महीने नहीं, जैसे कि दहेज लिया गया है, दहेज लिया गया है शादी के पहले, दहेज शादी से पहले लिया गया है, शादी नहीं हुई है, तो जिस तारीख को ये लिया गया है उसके 3 महीने के अंदर दहेज को लौटाना रहेगा।
उसके 3 महीने के अंदर क्या होगा, दहेज को लौटाना रहेगा। अगर दहेज वाले दिन शादी वाले दिन लिया है तो उसको शादी के 3 महीनों बाद लौटाना पड़ेगा, या शादी के बाद लिया है तो जब लिया है उसके 3 महीने बाद लौटाना, मतलब समय सीमा जो होती है वो 3 साल तक होती है। दहेज मांगने पर कितना सजा दी जाती है दहेज निषेध अधिनियम में? देखो, दहेज मांगने पर अलग होती है, दहेज लेने या देने पर अलग होती है। अगर कोई केवल मांगता है तो उसको 6 महीने से 2 साल तक की सजा होती है और 10,000 रुपये का जुर्माना होता है, केवल अगर मांगता है। और अगर दहेज लेता है, दहेज देता है या लेता है तो दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत कितनी सजा होती है? 5 साल की सजा और 15,000 जुर्माना। ठीक है, मांगता है तो 6 से 2 साल की सजा और 10,000। मांगता है मतलब लेता देता नहीं है, और ले लिया है, दे दिया है, ये हो गया है काम, तो लेने वाले को भी और देने वाले को भी 5 साल की सजा और करीब 15,000 का जुर्माना लगता है। ठीक है, अगला है किशोरी बालिका योजना में स्कूल नहीं जाने पर लड़कियों को वर्ष में कितने दिन संतुलित आहार देने का प्रस्ताव है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, जो पब्लिक वाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ दी है, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, किशोरी बालिका योजना में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को वर्ष में कितने दिन संतुलित आहार देने का प्रस्ताव है? तो 300 दिन संतुलित आहार देने का प्रस्ताव होता है। किशोरी बालिका योजना 1991 में आई और इसको ICDS योजना में 1991 में ही शामिल किया गया था। किशोरी बालिका योजना को ICDS में कब शामिल किया था? 1991 में शामिल कर लिया था, उसके अंतर्गत ये आ गई थी। इसमें कितनी दिन संतुलित आहार देने का प्रावधान है? 300 दिन संतुलित आहार देने का प्रावधान है। फ्रेंड देखिए, इस प्रकार से महिला सुपरवाइजर का अधिनियम के आपको 2000 MCQ मिलेंगे। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस बैच जो हमारा 1 फरवरी से हम प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी प्रैक्टिस PDF सारा कुछ मिलेगा आपको। इसमें इस सारे अधिनियम जितने बच्चों के कानून, महिलाओं के अधिनियम, बच्चों के अधिनियम, ये सारा आपको हमारे बैच में ही मिलेगा। इसके अलावा ये विशेष आवश्यकता वाले 500 बच्चों के MCQ, इस टॉपिक से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इनके अलावा आप प्रिंट भी निकाल के तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे 30 दिन का टारगेट का पूरा बैच है। अभी ये 799 को हटा के 590 में दिया जा रहा है, तो जो भी लेना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है? पूरक पोषण बिल्कुल है, प्रतिरक्षा भी है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा भी है। परिवार नियोजन को एकीकृत बाल कार्यक्रम के तहत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को अलग से ही बनाया गया था, 1952 में बनाया गया था। और ये 18 वर्ष की आयु तक गैर औपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के तहत कौन नहीं आता है? एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन नहीं आता है। अगला है, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए एक कानून बनाया गया है, जिसकी एक अनिवार्य है, जिसके तहत कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ डैश होना चाहिए, वहाँ शिशु सदन होना चाहिए। ये महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने की, जो महिलाओं के बच्चे हुए हों उनको, बच्चों को ऑफिस में लेके जाना पड़ता है, और एक कोई संस्थान है जहाँ पे 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, वहाँ पर शिशु सदन होना ही चाहिए। इसके अलावा एक मातृत्व लाभ अधिनियम आया था, मैंने करवाया है मातृत्व लाभ अधिनियम, आपको भी करवाया है, वीडियो में भी करवाया है, बैच में भी करवाया है टिक द्वारा। उसमें मैंने बताया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1971 के तहत ये बोला गया है कि यदि महिला है और उसका बच्चा है और वो जिस संस्थान में काम कर रही हो वहाँ पर 50 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हो, तो वहाँ पर एक शिशु क्रयंचगृह होना चाहिए। शिशु क्रयंचगृह होना चाहिए मतलब जहाँ पर शिशु झूला रख सके, झूला में झूल सके, वहाँ पे एक आया हो जो मैं बच्चे की देखरेख कर सके, और महिला 4 बार उस वहाँ पे शिशु क्रयंचगृह में विजिट के लिए भी जा सकती है, ऐसा बोला गया है। यदि किसी कारखाने में या किसी संस्था में 30 से अधिक महिला श्रमिक हैं तो उसके लिए शिशु सदन उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ
अलग शौचालय का लिए भी व्यवस्था बोला गया है कि अगर ऐसे सदन है, अगर ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे औरतें काम कर रही हैं 30 से ज़्यादा, तो वहाँ अलग से कॉम्प्लेक्स मतलब शौचालय होना चाहिए और दरवाज़ों वाला होना चाहिए। महिलाओं को सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाना चाहिए और महिलाओं को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी अवश्य मिलेगी। ये सारा ही अधिनियम में बोला गया है, यदि 30 से ज़्यादा कर्मचारी एक जगह पे काम करते हैं तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।